चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से जल अंतराल बढ़ता जा रहा है। तो जल अंतराल यानी वाटर गैप से तात्पर्य स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त जल प्रवाह को बनाए रखते हुए किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध नवीकरणीय जल की मात्रा और उपभोग किए जा रहे जल की मात्रा के बीच के अंतर से है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो विश्व के संबंध में बात करें तो सभी महाद्वीपों में प्रतिवर्ष लगभग 458 बिलियन क्यूबिक मीटर का जल अंतराल पहले से मौजूद है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर दुनिया को और भी अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जबकि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर और भी अधिक गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग से वर्षण के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कुछ देशों जैसे नाइजीरिया में जल अंतराल कम हो जाएगा। भारत के संबंध में तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन जैसे देशों के साथ भारत सबसे बड़े जल अंतराल का सामना करने वाले देशों में से एक है। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ जल अंतराल में और भी तेजी से वृद्धि होगी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसे नदी बेसिनों में जल अंतराल सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है। भारत में जल संसाधनों की स्थिति, तो भारत में दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा निवास करता है, लेकिन देश के पास वैश्विक जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही मौजूद है। देश में 600 मिलियन से अधिक लोग पहले से ही जल की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार 2030 तक भारत में जल की मांग आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी। इससे जल की गंभीर कमी होगी तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% हानि होने की संभावना है। जल संकट को बढ़ाने वाले कारक अत्यधिक जनसंख्या, भूजल का अत्यधिक दोहन, जल संदूषण और प्रदूषण, जल का खराब प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि। इसमें है फिर जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। तो राष्ट्रीय जल मिशन यह जल संरक्षण, जल की बर्बादी को कम करने आदि के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। अटल भूजल योजना, तो यह सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के संधारणीय प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो यह कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले जल की दक्षता और संधारणीय जल संरक्षण प्रथाओं में सुधार पर जोर देती है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, तो यह देश के जल संसाधन प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। तो कतर की अमीर भारत की राजकीय यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया। इसके तहत व्यापार, ऊर्जा, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों पक्षों ने 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $28 बिलियन करने का लक्ष्य भी रखा है। यात्रा के अन्य मुख्य परिणाम, तो रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 2 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम शामिल है। व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन और भारतीय उद्योग संघ के बीच तथा इन्वेस्ट कतर एवं इन्वेस्ट इंडिया के बीच अतिरिक्त समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत कतर संबंध के विषय में जानते हैं थोड़ा। तो आर्थिक संबंध की बात करें तो 2023-24 में दोनों देशों के बीच 14.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इसमें भारत व्यापार घाटे में है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत कतर के शीर्ष 3 निर्यात गंतव्यों में से एक है और कतर के आयात के शीर्ष 3 स्रोतों में भी शामिल है। ऊर्जा संबंध, तो कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है। भारत के कुल एलएनजी आयात के 40% से अधिक की आपूर्ति कतर से होती है। रक्षा संबंध, तो भारत कतर रक्षा सहयोग समझौते को 2018 में 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। द्विपक्षीय अभ्यास, तो जायर अल बहर यानी नौसेना, भारत नियमित रूप से कतर में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेता है। सांस्कृतिक संबंध, कतर में सक्रिय भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के साथ 2012 में किए गए सांस्कृतिक सहयोग समझौते के तहत नियमित आदान प्रदान और गतिविधियां संपन्न की जाती हैं। लोगों के बीच संबंध, तो कतर में 8,30,000 से अधिक भारतीय निवास करते हैं। यह भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। अब बात करते हैं, एक अध्ययन के अनुसार पीटलैंड में दुनिया के सभी जंगलों से अधिक कार्बन भंडारित है, फिर भी उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्राप्त नहीं है। पीटलैंड्स स्थलीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें जल भराव की स्थिति होती है जो क्षय प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसके कारण पादप सामग्री पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाती है। इसके परिणाम स्वरूप जैविक पदार्थ का उत्पादन अपघटन की तुलना में अधिक होता है। इससे पीट का संचय बढ़ता रहता है। पीट मृदा की सतही कार्बनिक परत है जो आंशिक रूप से विघटित कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो सीमित संरक्षण, केवल 17% पीटलैंड संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आती है।
इनमें से आधे से अधिक संरक्षित पीटलैंड्स को सख्त सुरक्षा प्राप्त है। अलग अलग बायोम में संरक्षण का अलग अलग स्तर 16% बोरियल यानी शीतोष्ण पीटलैंड्स और 27% समशीतोष्ण यानी टेम्परेट पीटलैंड संरक्षित है। 27% उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल पीटलैंड संरक्षित है, लेकिन केवल 8% को सख्त संरक्षण प्राप्त है। देशों एवं क्षेत्रों में संरक्षण का स्तर समान नहीं है। चीन और भारत में पीटलैंड्स का संरक्षण स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में कम संरक्षण तो 42% मैंग्रोव, 50% साल्ट मार्श यानी लवणीय दलदल और 38% उष्ण कटिबंधीय वन संरक्षित है। पीटलैंड्स का महत्व तो भूमि पर सबसे बड़ा कार्बन भंडार। पीटलैंड्स पृथ्वी की सतह के केवल 3% हिस्से पर फैले होने के बावजूद भारी मात्रा में कार्बन संग्रहित करती है। प्राकृतिक बफर ये प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करती है और पर्यावरण से जुड़ी आपदाओं को कम करने में सहायक होती है। जैव विविधता संरक्षण और आजीविका सुरक्षा तो ये ताजे जल की कई मछली प्रजातियों व संकटग्रस्त प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती है। साथ ही ये स्थानीय समुदायों के लिए भोजन एवं ईंधन का स्रोत भी है। पीटलैंड के समक्ष खतरे तो जल निकासी और भूमि परिवर्तन। शरण वाली पीटलैंड्स ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। ये वैश्विक मानव जनित स्रोतों से कुल उत्सर्जित CO2 में 5% का योगदान करती है। अत्यधिक चराई तो पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक चराई से पीटलैंड्स का क्षरण हो सकता है। पीट का दोहन तो पीट का उपयोग ईंधन और बागवानी के लिए किया जाता है। इससे जीव जंतुओं के पर्यावास नष्ट हो जाते हैं। पीटलैंड संरक्षण के लिए पहले तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संचालित वैश्विक पीटलैंड पहल ये पीटलैंड संरक्षण प्रयासों को गति देने के लिए शुरू की गई। रामसर कन्वेंशन 1971 तो ये आर्द्रभूमि संरक्षण पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें महत्वपूर्ण पीटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का भी उल्लेख है। आर्द्रभूमि पुनरुद्धार कार्यक्रम इसे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2020 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत में 500 से अधिक आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार करना है। अमृत धरोहर योजना तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में आर्द्रभूमियों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये बात की हमने पीटलैंड संरक्षण के लिए पहलों के विषय में। अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत के 10 वर्ष पूरे हुए। तो यह योजना 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में समाहित कर दिया गया है। इसे मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नामक घटक के रूप में RKVY में शामिल किया गया है। इसके विषय में जानते हैं। ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। उद्देश्य है सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना और पोषक तत्वों के दक्ष उपयोग को बढ़ाने के लिए मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को विकसित करना और बढ़ावा देना। योजना के मुख्य बिंदु देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो ये किसानों को उनकी मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की सिफारिश भी करेगा। इस कार्ड में 12 मापदंडों के अनुसार मृदा की स्थिति बताई जाती है। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन। अन्य मापदंड पीएच मान यानी अम्लीयता या क्षारीयता, EC विद्युत चालकता और OC ऑर्गेनिक कार्बन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को एक समान और मानकीकृत प्रारूप में तैयार करने के लिए गांव स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल शुरू किया गया। कार्यान्वयन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की प्रमुख उपलब्धियां तो अब तक 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसानों को 2020-21 में 16 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए थे। यह संख्या 2024-25 में बढ़कर 53 लाख हो गई थी। भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1987 गांव स्तरीय मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार किए हैं। ठीक है, ये देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लाभ। तो निःशुल्क वहनीय मृदा परीक्षण, समय पर और सटीक परिणाम, उर्वरक का प्रभावी उपयोग और मृदा की स्थिति के अनुसार पोषक तत्वों की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है सुप्रीम कोर्ट ने परिहार पर दिशा निर्देश जारी किए। रीपॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा का पूर्ण आंशिक हिस्सा माफ करने की उपयुक्त सरकार की शक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। CRPC की धारा 432 और BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 473 यथोचित सरकार की परिहार शक्तियों से संबंधित है। प्रमुख दिशा निर्देश पात्र दोषियों पर विचार करने की बाध्यता। तो जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परिहार नीति अपनाई उन्हें दोषियों द्वारा आवेदन न करने की स्थिति में भी परिहार के लिए पात्र मामलों पर स्वतः विचार करना अनिवार्य होगा।
जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक परिहार नीति नहीं अपनाई है, उन्हें 2 महीनों के भीतर एक स्पष्ट और व्यवस्थित नीति तैयार करनी होगी। परिहार के लिए शर्तें तो परिहार नीति अपराध की प्रकृति और लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित, विशिष्ट व व्यवहार्य होनी चाहिए। परिहार का निरसन तो परिहार देने से पहले रिकॉर्ड किए गए कारणों का उल्लेख करना जरूरी होगा। साथ ही दोषी को अपने पक्ष में जवाब देने का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। परिहार के विषय में देखते हैं तो इसका अर्थ है दंड की प्रकृति को बदले बिना किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। संवैधानिक प्रावधान तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, स्थगन, विराम या परिहार और विलंबन या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 161 राज्य सूची में शामिल विषयों से जुड़े कानूनों के तहत अपराधों के लिए राज्यपाल की समान शक्तियां प्रदान करता है। संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो मफाभाई मोतीभाई सागरवाद 2024, तो इसमें शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी दोषी को सुनवाई का अवसर दिए बिना स्थायी परिहार देने वाले आदेश को वापस या रद्द नहीं किया जा सकता। महेंद्र सिंह वाद 2007, तो दोषी को परिहार प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का कानूनी अधिकार है। केहर सिंह वाद 1988, तो कैदियों को दंड के परिहार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना पुनर्वास से जुड़े सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। ठीक है, बात करेंगे अगली खबर की, जो है तेलंगाना में कल्याणी के चालुक्य युग के 3 दुर्लभ कन्नड़ अभिलेख मिले। ये अभिलेख 1129 ईस्वी, 1130 ईस्वी और 1132 ईस्वी के हैं, जब कल्याणी के चालुक्य वंश के सम्राट सोमेश्वर III भूलोक कमलदेव का शासन था। प्रथम शिलालेख में विज्जेश्वर मंदिर के निर्माण और स्थानीय ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए दान का विवरण मिलता है। दूसरे और तीसरे अभिलेख में मंदिर को दिए गए दान का उल्लेख है। कल्याणी के चालुक्य राजवंश के विषय में देखते हैं तो उत्तरवर्ती चालुक्यों को बादामी के चालुक्यों का वंशज माना जाता है। तेल द्वितीय प्रथम शासक था, उसे 992 ईस्वी में राजराजा चोल को हराया था। इन शासकों ने 973 से 1180 ईस्वी तक दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। इनकी राजधानी कल्याणी वर्तमान में बीदर यानी कर्नाटक में है, जो की थी। कला और संस्कृति, स्थापत्य कला तो प्रमुख मंदिर लकुंडी में काशी विश्वेश्वर मंदिर, कुरुवत्ती में मल्लिकार्जुन मंदिर, बगली में कल्लेश्वर मंदिर और इटागी में महादेव मंदिर। सीढ़ीदार कुएं तो कल्याणी के चालुक्य अलंकृत सीढ़ीदार कुएं यानी पुष्करणी के लिए भी जाने जाते हैं। ये कुएं अनुष्ठानिक स्नान स्थल के रूप में उपयोग किए जाते थे। उदाहरण के लिए लकुंडी में मणिकेश्वर मंदिर। साहित्य, इस अवधि के दौरान संस्कृत और कन्नड़ साहित्य का विकास हुआ और इस अवधि के दौरान कन्नड़ के साहित्यिक दिग्गजों में पंपरन, दुर्गा सिंह, नागवर्मा आदि शामिल थे। धर्म तो इस दौरान शैववाद के विभिन्न संप्रदाय प्रचलित थे, जैसे पाशुपत, लकुलिश और कालमुख। इस काल में बसवन्ना के नेतृत्व में एक नए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का उदय भी हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। इसमें पहली न्यूज है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो हाल ही में ब्राजील की सरकार ने ओपेक प्लस संगठन में ब्राजील के शामिल होने को मंजूरी दी। यह तेल निर्यातक 12 विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। भारत इसका सदस्य नहीं है। स्थापना तो इसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा गठित किया गया था। उद्देश्य है पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना। मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। ओपेक प्लस के विषय में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शेल तेल उत्पादन में अधिक वृद्धि होने से तेल की कीमतों में गिरावट होने लगी। इसी स्थिति से निपटने के लिए ओपेक ने 2016 में 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके ओपेक प्लस का गठन किया था। नेक्स्ट है सोलर कोरोनल होल्स। तो एक नए अध्ययन में सोलर कोरोनल होल्स की तापीय और चुंबकीय क्षेत्र संरचनाओं के भौतिक मापदंडों का अनुमान लगाया गया। इसके विषय में देखते हैं तो अत्यधिक पराबैंगनी और सॉफ्ट एक्सरे सौर इमेज में कोरोनल होल्स और कोरोना में अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। वे इसलिए गहरे रंग का दिखाई देते हैं क्योंकि वे आसपास के प्लाज्मा की तुलना में कम गर्म व कम सघन क्षेत्र होते हैं। वे खुले व एक ध्रुवीय चुंबकीय फील्ड्स के क्षेत्र हैं जो उच्च गति वाली सौर पवनों को अंतरिक्ष में गमन करने में सक्षम बनाते हैं। सूर्य पर किसी भी समय और स्थान पर कोरोनल होल्स विकसित हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट ऑफ कॉल। तो नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत भारतीय नौसेना का पोत INSV तारिणी पोर्ट स्टैनली पोर्ट ऑफ कॉल पहुंचा। ईस्ट फॉकलैंड में स्थित पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड द्वीप समूह की राजधानी है। यह एक प्रकार का मध्यवर्ती बंदरगाह होता है। यहाँ जहाज आमतौर पर आपूर्ति, मरम्मत या कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के लिए रुकते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल के उदाहरण है अदन, होनोलुलु, सिंगापुर आदि। ठीक है,
फिर इधर देखते हैं राष्ट्रीय एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल नई पीढ़ी की उन्नत ऊर्जा भंडारण तकनीक है। इसमें पारंपरिक भंडारण तकनीकों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा भंडारण की क्षमता होती है। वॉल्यूमेट्रिक का संबंध मात्रा से है, जबकि ग्रेविमेट्रिक का संबंध द्रव्यमान यानी मास से है। इसके विषय में देखते हैं तो इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मंजूरी दी थी। उद्देश्य है भारत में गीगा स्केल एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल और बैटरी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करके एसीसी में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना। योजना के तहत देश में ही मूल्य संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। लक्ष्य लाभार्थी फर्म को विनिर्माण में कम से कम 25% का घरेलू मूल्य संवर्धन सुनिश्चित कराना होगा और इसे 5 वर्षों के भीतर बढ़ाकर 60% करना होगा। साथ ही 2 वर्षों के भीतर प्रतिबद्ध की गई क्षमता के तहत कंपनी को प्रति गीगावाट या प्रति घंटा बैटरी विनिर्माण क्षमता पर न्यूनतम 225 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। नेक्स्ट है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा। तो एपीडा ने जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2025 में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित की। बायोफेच ऑर्गेनिक फूड पर दुनिया का अग्रणी व्यापार मेला है। इसके विषय में देखते हैं, यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारत में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाला शीर्ष संगठन है। सांविधिक निकाय एपीडा की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत हुई थी। कार्य है वित्तीय सहायता के माध्यम से निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास करना, बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों और भंडारण परिसरों में मांस एवं मांस उत्पादों का निरीक्षण करना। यह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमाणन देने वाली संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान करता है। ठीक है, अगली न्यूज है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो हाल ही में कर्नाटक के कावेरी 2.0 पोर्टल पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला हुआ है। इसमें किसी वेबसाइट या नेटवर्क को ओवरलोड कर उसे धीमा या पूरी तरह अनुपलब्ध करने का प्रयास शामिल है। यह व्यापक श्रेणी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का हिस्सा है। इसके तहत ऐसे सभी साइबर हमले शामिल हैं जो किसी एप्लीकेशन या नेटवर्क सेवाओं को धीमा या बंद कर देते हैं। डीडोस हमले इसलिए कई मायनों में विशिष्ट हैं क्योंकि इनमें एक साथ कई स्रोतों से अटैक ट्रैफिक भेजा जाता है। डीडोस हमलावर अक्सर हाईजैक किए गए इंटरनेट से जुड़े उपकरणों के एक समूह का उपयोग करते हैं। इस समूह को बॉटनेट कहते हैं। फिर अगली न्यूज है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम यूएन हैबिटेट। C40 सिटीज और यूएन हैबिटेट ने शहरी नियोजन में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर शुरू किया जाएगा। यह 2050 तक शहरी उत्सर्जन में 25% की कटौती करेगा तथा सुरक्षित, निष्पक्ष और समावेशी अर्बन स्पेस को बढ़ावा देगा। स्थापना हुई इसकी 1978 में। मिशन है सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय कस्बों एवं शहरों को बढ़ावा देना तथा सभी के लिए पर्याप्त आश्रय सुनिश्चित करना। भूमिका यह न्यू अर्बन एजेंडा जैसी पहलों के माध्यम से शहरों को समावेशी, सुरक्षित, सक्षम और संधारणीय बनाने का प्रयास करता है। C40 के विषय में तो C40 दुनिया के अग्रणी शहरों के लगभग 100 महापौरों यानी मेयर का एक वैश्विक नेटवर्क है। ये महापौर जलवायु संकट का सामना करने के लिए एकजुट हुए हैं। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेलुलोज। साइंस एडवांसेस में प्रकाशित एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि बैक्टीरियल सेलुलोज पादप उपचार में बेंट एंड के रूप में कार्य करता है। यह कुछ प्रकार के जीवाणुओं द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक बहुलक है। इसकी संरचना में उच्च शुद्धता, मजबूती और जल धारण क्षमता पाई जाती है। उपयोग औषधि में, भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, कृषि इत्यादि में। सेलुलोज के विषय में सेलुलोज पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला बाह्य कोशिकीय संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। यह जीवमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु है। मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं पाता क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता। मवेशी और दीमक उनके आंतों में मौजूद सहजीवी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इसे पचा सकते हैं क्योंकि वे सूक्ष्म जीव सेलुलोज एंजाइम का स्राव करते हैं। अब अंत में देखते हैं सुर्खियों में रहा स्थल जो है रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका, राजधानी सैन जोस। कोस्टारिका संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगमन केंद्र बनने के लिए सहमत हुआ। भौगोलिक अवस्थिति जानते हैं, यह मध्य अमेरिकी स्थल संधि पर स्थित है। इसके उत्तर में निकारागुआ, दक्षिण पूर्व में पनामा, उत्तर पूर्व में कैरेबियन सागर और दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। भौगोलिक विशेषताएं तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसके उत्तर में कॉर्डिलेरा ज्वालामुखी तथा दक्षिण में कॉर्डिलेरा दी टलमांका स्थित है। उच्चतम बिंदु माउंट चिरिपो, प्रमुख ज्वालामुखी इराजू
उपवास, अरेनाल और जलवायु है गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो ये बात की हमने रिपब्लिक ऑफ कोस्टारिका की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।